सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम होंगजू को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी होती है। तभी वहाँ सिन्यू आ जाता है। होंगजू सिन्यू को देखती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सिन्यू कोई यमराज हो। वो कहती है कि तुम कितने हैंडसम यमराज हो और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टी हाउस चलोगे। इसके बाद सिन्यू उसकी पिक लेता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम कुछ महीनों पहले का सीन देखते हैं। कुछ हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि इनकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं। होंगजू कहती है कि मैं रात भर यहीं थी, कंस्ट्रक्शन का काम रात भर चल रहा था और ये कोई नॉइस का नियम भी नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वैसे होंगजू एक लॉयर होती है और वो उन लोगों के मसले सुलझाने के लिए ही वहाँ आई होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर होते हैं वो हाउस होल्ड वालों से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारे बहाने हैं हमसे हर्जाना लेने के लिए। वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और होंगजू उन दोनों ग्रुप्स के बीच में फंस जाती है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हम सिन्यू को देखते हैं जो कि एक लॉ फर्म में काम करता है और वो उसी वर्कर के एक्सीडेंट वाले केस पर काम कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रेड ब्लडेड हैंड सिन्यू को टच कर रहा होता है और सिन्यू उस रेड हैंड से कह रहा होता है कि काम के वक्त मुझे परेशान मत किया करो। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सिन्यू के साथ कुछ ना कुछ अजीब है। इसके बाद वहाँ सिन्यू का एक फ्रेंड आ जाता है जो उसी लॉ फर्म में काम करता है और कहता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। सिन्यू कहता है कि है कोई करीबी। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा तो नहीं दे रहे हो। सिन्यू कहता है कि अभी बात वहाँ तक नहीं पहुँची है। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम सोओगे नहीं और रात भर जागते रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। सुबह के 3 बज गए हैं, जाकर सो जाओ। और वो ये भी कहता है कि हम ये केस शायद ना जीत पाएँ। इस पर सिन्यू कहता है कि और अगर हम ये केस जीत गए तो अगले दिन केस की सुनवाई होती है क्योंकि उस वर्कर की वाइफ ने कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर के ऊपर क्लेम कर दिया होता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उनके हस्बैंड की मौत के बदले उन्हें कुछ पैसे मिल सकें। उस कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक उस लॉ फर्म का भी मालिक होता है जहां सिन्यू काम करता है और वो उनके लिए ही केस लड़ रहा होता है। सिन्यू उस वर्कर की वाइफ से कहता है कि आपके पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उन्होंने सुसाइड किया था या फिर आपने उन्हें सुसाइड करने के लिए कहा था। ये सुनकर उस वर्कर की वाइफ काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वहाँ बैठे सभी लोग भी। सिन्यू बताता है कि आपको और आपके पति को अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए आपने अपने पति को झूठ मूठ का मरने के लिए कहा ताकि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लगे और इन सब में आप दोनों की प्लानिंग थी। आपके पति उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जानबूझकर गिरे लेकिन उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं रही और वो सचमुच मर गए। ये सुनने के बाद वो लेडी रोने लगती है और यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि ये सब सच है कि उन्होंने एक्सीडेंट होने का नाटक किया था। इसके बाद उस फर्म के सभी लॉयर को एक साथ दिखाया जाता है। वो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके ओनर बहुत ही ज़्यादा बेकार और बुरे हैं क्योंकि उनके ओनर ने एक एम्प्लॉय को पीटा होता है और एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ बदतमीज़ी की होती, इसलिए वो सभी उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगजू को अपनी फर्म से किसी दूसरी फर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसका नाम सिटी हॉल होता है। होंगजू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने वहाँ के एक सीनियर की कंप्लेन कर दी थी जिसकी वजह से वो सीनियर उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था और होंगजू को उसी के साथ काम करना था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी टेम्पल में होता है जहाँ होंगजू को हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था और वो उस टेम्पल का व्लॉग बना रहा होता है क्योंकि सबको लगता है कि वो टेम्पल भूतिया है, इसलिए वो वहाँ पर उस टेम्पल का व्लॉग बनाने आया था। लेकिन व्लॉग बनाते बनाते उसका पैर फिसल जाता है और वो एक कुल्हाड़ी पर गिर के मर जाता है। अगले दिन होंगजू अपने दूसरे ऑफिस में आती है और वहाँ वो अपने सीनियर से मिलती है। उन्हें देखकर वो डर रही होती है। वो सीनियर उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनडायरेक्टली उसे पुरानी बातें याद दिलाकर उसे वहाँ नर्वस कर देता है। होंगजू कहती है कि चीफ़ यहाँ क्यों नहीं आई। सीनियर बताता है कि चीफ़ छुट्टी पर हैं। अगर तुमने अपनी टांग ना अड़ाई होती और मेरी कंप्लेन ना की होती तो आज मैं चीफ़ की पोस्ट पर होता। वो सीनियर होंगजू को काफ़ी सारा काम दे देता है। होंगजू सेब्योल से पूछती है कि क्या ये सारा काम मुझे करना है। सेब्योल अपने सीनियर से कहती है। वो सीनियर कहता है कि हाँ, ये सारा काम तुम्हें ही करना है। इनडायरेक्टली वो सीनियर उसे वहाँ टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और कहीं
वो सीनियर होंगजू से अपनी इंसल्ट का बदला ले रहा होता है क्योंकि होंगजू ने उस सीनियर के खिलाफ कंप्लेंट की थी। वैसे इस सीनियर का नाम मिस्टर गोंग होता है। इसके बाद मिस्टर गोंग होंगजू को इनडायरेक्टली उनके साथ लंच करने के लिए भी मना कर देते हैं। होंगजू को उनका ये बर्ताव बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। होंगजू एक रेस्टोरेंट में आकर नूडल्स खा रही होती है और वो अंदर से ही सिटी हॉल के ओनर को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, जिसका नाम जे यांग होता है, और होंगजू को उस पर क्रश होता है। फिर हम सिनियू को देखते हैं और उसके पास वही रेड हैंड आता है और उसको टच करता है। उस रेड हैंड के टच करने के बाद सिनियू अनस्टेबल हो जाता है। जिस लड़के की उस टेम्पल में डेथ हुई थी उसके पेरेंट्स अपनी शिकायत लेकर होंगजू जहाँ काम करती है उस वाले डिवीज़न में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने कितने कंप्लेंट्स किए उस हॉन्टेड टेम्पल को हटाने के लिए, मगर किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। मिस्टर गोंग कहते हैं कि उस टेम्पल को हटाना हमारा काम नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन डिवीज़न का काम है, आप उनके पास जाइए। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा और आप दोबारा से हमें उन्हीं के पास भेज रहे हैं, आप लोग ऐसे ही हमें घुमाते रहेंगे। इसके बाद उस लड़के के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ तोड़-फोड़ मचाने लगते हैं और होंगजू परेशान होकर कहती है कि उस टेम्पल को हटाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और मिस्टर गोंग भी कहते हैं कि होंगजू इसकी जिम्मेदारी लेगी उस टेम्पल को हटवाने की। इसके बाद होंगजू सीबियोल के साथ उसी हॉन्टेड टेम्पल को देखने के लिए आती है। इसके बाद होंगजू उस हॉन्टेड टेम्पल में जाती है और वहाँ वो सिनियू को देखकर ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर से हम वही वाला सीन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सिनियू के जाने के बाद होंगजू के पास सीबियोल आती है और उसे उठाती है। इसके बाद सिनियू को उसके डैड के साथ बात करते हुए देखते हैं। उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं टेम्पल का ध्यान ना रखने के लिए, क्योंकि वो टेम्पल जिस ज़मीन पर था वो ज़मीन सिनियू की थी और उसने उस टेम्पल के मेंटेनेंस का खर्चा एक किम नाम के आदमी को दिया था और उस किम नाम के आदमी ने उस टेम्पल पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। उसके डैड कहते हैं कि तुम कैसे वकील हो, तुम्हें कोई भी ठग लेता है। सिनियू कहता है कि उस आदमी की सिफारिश भी आप ही ने की थी मुझसे। सिनियू के दादाजी उन दोनों को लड़ने से रोकते हैं और सिनियू को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहते हैं। सिनियू जब ड्रिंक सर्व कर रहा होता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सिनियू के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है। सिनियू बहाना करते हुए कहता है कि इससे ड्रिंक और भी ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन बात कुछ और ही होती है। होंगजू मिस्टर गोंग से कह रही होती है कि मैं उस टेम्पल के ओनर तक नहीं पहुंच पा रही हूं। मुझे उनकी रजिस्ट्री मिल गई है मगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी तक नहीं मिला है। मिस्टर गोंग होंगजू को ताना मारकर कहते हैं कि वहाँ के आसपास के लोगों से पूछकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। होंगजू उस टेम्पल के एरिया के आसपास से कुछ सीनियर सिटीजन से बात करती है। वो लोग बताते हैं कि वो जो टेम्पल जिस ज़मीन पर है वो ज़मीन एक बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक की थी। फिर उन्होंने अपनी सारी ज़मीन अपने बेटे के नाम कर दी। होंगजू को यहाँ उस ज़मीन के ओनर के बारे में पता चलता है जिसका नाम सिनियू होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और बहुत ही बड़ा लॉयर है। और ये सब सुनने के बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि सिनियू के साथ कमिटमेंट करना मेरे बस में ही नहीं है। और इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड हो जाता है।